जब से इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को सरकार ने आकर्षक बनाया है, टैक्स पेयर्स के मन में कई सारे सवाल पैदा होने लगे हैं। सवाल अच्छे भी हैं कि क्या हमें ये एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं, वो एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं। साथ ही साथ पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई सारी पेचीदगियां हैं, वो भी निकल कर सामने आ रही है। तो अगले कई एपिसोड तक हम लोग ऐसे सवालों का जवाब देंगे और हर बार हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट होते हैं। और इस बार जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है। और मैं लक्ष्मण राय, आपको शायद अब तक याद हो गया होगा कि शो लेकर मैं आपके पास आता हूं, तो ये शो देखना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इस शो में हम आपको कई सारे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। जैसे अगर आपने किन्हीं के साथ मिलकर खरीदी है प्रॉपर्टी, तो क्या कहता है टैक्स का नियम। इनकम टैक्स की नई रेजिम में भी रेंटल इनकम पर उठा सकते हैं टैक्स डिडक्शन का फायदा। और साथ ही अगर आप ये भी बताएंगे कि अगर आप जीएसटी कारोबारी हैं और रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं, तो अब क्या है रास्ता। इस तरह के कई सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आम है, वह है प्रॉपर्टी को लेकर के। कई सारी संपत्ति लोग खरीदते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खरीद लेते हैं, पति पत्नी के साथ मिलकर खरीद लेते हैं। ऐसे में होता है कि अब टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, क्या हम इसमें किसी तरह से टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब इस बार देंगे कोहली साहब। ये कितना बड़ा पेचीदा मामला है ये। देखिए लक्ष्मण, प्रॉपर्टी पति पत्नी के नाम जॉइंट होना एक आम बात है और ये बहुत सारे कारणों से ली जाती है। ये तो दोनों का शेयर होता है और वैसे भी सक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई आगे पीछे जाए तो कल को दिक्कत ना आए। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों के नाम प्रॉपर्टी हो तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। दो तरीके से, या तो जब बेची जाएगी तो कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे कोई आमदनी होगी मान लीजिए किराए वगैरह की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत साल पहले फैसला आया था, उसमें कहा गया था कि अगर दोनों के नाम लिखे हुए हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स में, तो भाई हम तो मान लेंगे कि आधा आधा है। कुछ नहीं लिखा हुआ है अगर कि भाई उन्होंने कितना डाला, पति ने कितना डाला, पत्नी ने, तो हम आधा आधा मान लेंगे। उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया, उन्होंने ये कहा कि साहब जिसने जितना पैसा डाला है उसके हिसाब से माना जाएगा। और मान लीजिए पति का सारा पैसा है तो जो उससे आय होगी, कैपिटल गेन होगा, सारा पति के अकाउंट में जुड़ेगा। अभी हाल में एक इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल का दिल्ली का फैसला निकल के आया, शिवानी मदान का वो केस था। उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग और ज्यादा मुझे लग रहा है इसको लॉजिकल बना दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर जॉइंट नेम में प्रॉपर्टी है और ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किसके नाम कितनी है, परंतु पत्नी वर्किंग है, वो कमाई करती है, मतलब वो कहीं उनका कोई आमदनी का जरिया है, तो फिर हम इसको 50-50 मान लेंगे और ये 50-50 ही एलोकेट होगा और उससे आने वाली इनकम भी 50-50 होगी, उससे जो कैपिटल गेन होगा वो भी 50-50 एलोकेट होगा। जबकि ये आपने उसमें नहीं लिखा है कि पत्नी ने एक्चुअली कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं, पर क्योंकि वो कमाती हैं तो अब देखिए, जब पत्नी कमा रही हैं तो घर का खर्च भी कर रही हैं और भी योगदान दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो प्रॉपर्टी में लगाएं, तो मिलजुल के घर चलता है। तो इस लॉजिक के बेसिस पे ये अब निकल के आया है कि अगर पत्नी वर्किंग है तो 50-50 इसको मान लिया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला है और पीछे कोर्ट की जो रूलिंग है उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें दो सवाल हमारे पास। पहली बात कि प्रॉपर्टी के नाम में पहला नाम किसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला नाम किसका है ये कुछ दस्तावेजों के लिए होता है, आपने प्रूफ देना हो, पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्मण उसमें फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल ये कि जो पति पत्नी है, मान लिया वर्किंग है, आपने कहा कि उसमें 50-50 हम मान लेंगे, तो रेंटल इनकम में 50-50 मानेंगे आप, जो भी उससे इनकम होता है, तो इसमें क्लबिंग के नियम लागू नहीं होते हैं। नहीं, वहां पर फिर क्लबिंग नहीं आएगी अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। यही इस फैसले की खासियत थी, ट्राइब्यूनल का जो फैसला था कि उसमें अगर पत्नी वर्किंग है तो हम आधा आधा मान लेंगे। देखिए प्रॉपर्टी में कई बार क्या होता है, पेपर्स में ये भी लिख दिया जाता है 70% इसका, 30 मेरा, 60 इनका, 40 मेरा। अगर वो परसेंटेज स्पेसिफाइड है फिर तो समस्या का समाधान निकल आता है। और कि अगर पति पत्नी से अलग हट कर करें कि चूंकि सपोज कहीं प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा, या फिर हम दो लोग मिलकर लेना चाहते हैं जिनके बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा। वहां पर तो नॉर्मली लक्ष्मण, जो मेरे अनुभव के हिसाब से वहां पर ये परसेंटेज स्पेसिफाई कर दी जाती है। पति पत्नी का रिश्ता इतना नजदीक का होता है कि वहां पर आप कई दफे इस परसेंटेज को स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं समझते हैं, भले ही पत्नी ने अपने या पति ने अपने फंड से उसमें कंट्रीब्यूट बाकी केस में करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, वहां तो वैसे ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, पर अगर नहीं किया है, आपके सवाल को मैं सीधा भी लूं तो फिर भी वो 50-50 मान लिया जाता है। अगर कर दिया है तो फिर उसके हिसाब से जी बिल्कुल। चलिए, तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ज्वाइंट नेम पर लिया है, पत्नी के साथ मिलकर लिया है, तब तो ये नियम है। अगर दूसरों के साथ मिलकर लिया है तो दूसरा नियम है। जैसा कि कोहली साहब ने बताया, तो इसका ध्यान रखिए, कुछ कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं सीधा रायपुर, जहां से हमारे पास सबसे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं अरविंद जी। अरविंद कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप। बस ठीक है सर। आपका कोहली साहब का और पीएनबीसी आवाज का बहुत बहुत धन्यवाद
जो मेरा सवाल लिए हैं। जी बताएं, क्या उलझन है आपकी? सर मेरा सवाल ये है कि मेरा एक घर है जो मेरे नाम पर है और एक प्लॉट है जो पत्नी के नाम पर है। ठीक है। तो इस घर को बेचकर जो फंड आएगा और मेरे पास जो एक्स्ट्रा फंड है, हाँ। ये मिला के मैं पत्नी के प्लॉट पर मैं घर बनाना चाहता हूँ। अच्छा। तो इसमें क्या मुझे टैक्स लगेगा या टैक्स लगेगा तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये मुझे जानना था सर। और उसमें एक इन्फॉर्मेशन और छूट गया था कि मेरी पत्नी के नाम पर भी एक घर है और मैं स्वयं एक सीनियर सिटीजन हूँ। अच्छा। ये उसमें लिखना भूल गया था। तो ये मेरा सवाल है सर, तो इसमें थोड़ा नहीं, बिल्कुल आपको समाधान मिलेगा और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप CNBC आवाज़ को देखते हैं और हम तक अपना सवाल पहुंचाएं। कोहली साहब क्या सुझाव देंगे इनको? लक्ष्मण, अरविंद जी की बात सुन के, क्योंकि प्लॉट पत्नी का है और घर इनका है, मुझे किसी जोड़े की नई नई शादी हुई तो वो आपस में शेरो शायरी कर रहे थे कि जिंदगी के हर कदम पे साथ दोगे तुम, तुम्हारे बिन मैं अधूरा, मेरे बिन तुम अधूरा। क्या बात है, अब मुझे इनके सवाल से वो लाइन बदलने का मन कर रहा है। जिंदगी के हर कदम पे साथ दोगे तुम, तुम्हारे बिन मेरे बिन तुम्हारा प्लॉट अधूरा और तुम्हारे बिन मेरा मकान अधूरा। देखिए, क्योंकि अरविंद जी आप सुन रहे हैं ना? अरविंद जी देखिए, ऐसे हालात में आपको जो सेक्शन 54 की डिडक्शन है, मतलब जो पैसा आपने लगाया, कमल वहल का एक केस था लक्ष्मण दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें ठीक यही तथ्य उठाए गए थे और उसमें अरविंद जी ये फैसला आया कि अगर आपने मकान में पैसा लगाया है कंस्ट्रक्शन में, तो आप बाकायदा सेक्शन 54 में कैपिटल गेन बचाने के लिए जो लाभ उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी लक्ष्मण कि जो जमीन का, जो प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्री होती है, टाइटल होता है, वो तो जिसके नाम लैंड हो उसी से होता है। पर क्योंकि इन्होंने मकान में लगाया है, भले ही प्लॉट पत्नी के नाम है, तो अरविंद जी आपके लिए खुशखबरी है, आप बिल्कुल इसका सेक्शन 54 का लाभ उठा सकते हैं। जो आपने बाकी के प्रॉपर्टीज की बात करी, उसका इस पे कोई असर नहीं होने वाला। तो अरविंद जी, कंफ्यूजन दूर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब और धन्यवाद लक्ष्मण साहब। चलिए, थैंक यू सो मच अरविंद जी। अब चलिए अगला सवाल लेते हैं पोरबंदर से, जो कि गुजरात में है। यहाँ से नटवर लाल M रंगपरिया जी का सवाल आया है। भाई साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अरे हम तो यार, हम का पुराने दोस्त है। अच्छा। नहीं, हम लोग कई बहुत सालों से हम देख रहे हैं आपका कार्यक्रम। बहुत बहुत चलिए, मजा आता है। बहुत धन्यवाद। बहुत जानकारी भी बहुत मिलती है। हाँ, बताएं सवाल क्या शरद कोहली जी। हाँ, शरद कोहली जी सुन रहे हैं आपकी बात को, बताएं क्या सवाल है आपके? हाँ, मेरा सवाल ये है साहब के, मैंने एक मेरा मकान था जो 92 में मेरे को आया था, मेरी वाइफ को मिला था, मेरे ससुर की तरफ से। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ। तो मैंने ऐसे ना वो मकान 92 में मेरे ससुर से मिला था, मेरी वाइफ को। बाद में मैंने वो मकान मेरे नाम के करवा दिया, क्योंकि मेरे को लोन लेना था, उसके ऊपर थोड़ा रिपेयरिंग करना था। ठीक है। तो मेरे नाम से हो गया। तो उस समय 2 लाख की कीमत थी, वो मैंने स्टैम्प ड्यूटी भी भरा है। अभी 92 के बाद मैंने 2012 में उसके कंप्लीट मकान गिरा के पूरा नया बनवाया। उस पर लगभग 15 लाख का अबाउट खर्चा किया। अभी वो सब कागजात मेरे पास है, सब कुछ मेरे रिकॉर्ड में रखा है। तो अभी मैं ये मकान बेचने का मेरे को जरूरत है, तो मैं बेचना चाहता हूँ। तो लगभग इसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच आएगी। तो मेरे को क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल भरना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को दूसरा ये पैसा आएगा ना, तो मेरे को लगाने का नहीं है कहीं भी, मेरे को बच्चे को दे देने का है। अच्छा, दोनों बेटे को। ठीक है। चलिए नटवरलाल जी, बिल्कुल ससुर से इनकी पत्नी को आया और उनसे आपको आया और आपने फिर गिरा के उसको दोबारा बनाया। देखिए 2001 1 अप्रैल को एक वैल्यूएशन कराई जाती है जो पुरानी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक तो उस डेट को, अगर आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है, उस डेट को वैल्यूएशन पर आपने गिरा के दोबारा बनाया नटवरलाल जी। तो जितना आपने पैसा लगाया है और जब आपने पैसा लगाया है, तो उस पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उसकी करी जाती है। तो मेरी सलाह यह है कि आप अपने सारे जो आपने पैसा लगाया, उसके बिल्स, किस किस साल में कितना कितना पैसा लगाया है, उस पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस साल की चेक कर वो डिटेल्स, क्योंकि हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो आपको स्वयं देखनी पड़ेंगी, या आप अगले शो में फिर से वो डिटेल्स निकाल के पूछ सकते हैं। उसके हिसाब से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालिए, जो 25-30 लाख का आपका बिकेगा उसमें से उसको घटाइए, जो डिफरेंस आएगा उस पर आपको कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है। और इसको आप बचा भी सकते हैं किसी दूसरी प्रॉपर्टी में अगर आप लगाना चाहें, या 54 EC के अंतर्गत जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स होते हैं उसमें लगा के आप इस कैपिटल गेन को नटवरलाल जी बचा भी सकते हैं।
तो चलिए, तो नटवरलाल जी, आपको आपकी उलझन दूर हो गई? हैं? आपकी उलझन दूर हो गई, सवाल का जवाब मिल गया, संतुष्ट हैं आप? थोड़ा मिला, लेकिन कंप्लीट नहीं मिला, क्योंकि मेरे को ये पैसा लगाने का नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल भरना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो तो मैंने तो नटवरलाल जी कहा, मैं तो आपको उससे आगे जाके बता रहा था कि आप इसको बचा भी सकते हैं, पर अगर नहीं लगा रहे हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। उसका मैंने एक और तरीका भी बताया कि 54 EC में किसी बॉन्ड्स में आप लगाना चाहते हैं, पर आप ठीक है, अगर आप कहीं नहीं लगाना चाहते हैं, बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म, हम जब टैक्स भरने की बात आती है ना लक्ष्मण, तो थोड़ा धीरे से मैं बोलता हूं, जब बचाने की बात आती है तो मैं थोड़ा जोर से बोलता हूं। मुझे लग रहा है ये फर्क रह गया होगा। तो ठीक है, तो अब मुझे लगता है सारे उलझन आपकी दूर हो गई है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस के बिना सेक्शन 80D का कैसे उठाएं फायदा। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।